मुखिया गांव से आते समय निर्मला जी की आंखें गीली हो गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात सभी ने बहुत प्यार से उनको संभाला था। आज अपने बेटा बहू के पास शहर जा रही थी। घर से बाहर टैक्सी रुकी थी। निर्मला जी टैक्सी से बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई उन्हें लेने आए, लेकिन घर में बेटा मोहन बहू राधा दोनों मौजूद थे, पर घर भी बाहर नहीं आया। इतने में मोहन ने राधा से पूछा, कौन है राधा और कौन होगा? तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर मोहन ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त हो गए, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाद निर्मला जी इंतजार कर रही, पर टैक्सी वाले तो वापस जाना था। उसने निर्मला जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और फिर उसे पैसे देकर घर में आ गई। निर्मला जी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश की। निर्मला जी ने मोहन और राधा दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की हजमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उसका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में राधा बोली, अरे उधर कहाँ जा रही है माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वही खड़ी राधा की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल ना पाई। बस राधा पर कुछ बोल न पाई। अब आंखों में आंसू आ गए। राधा ने मोहन को इशारा किया, तब मोहन ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्र से कहा, आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वो भी नहीं है, और वैसे भी अब आपकी बहू गर्भवती है तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना, इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है और मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। अब पापा तो रहे नहीं, अब इस घर का मुखिया मैं ही हूँ। मुखिया। निर्मला जी के मुंह से सिर्फ इतना सा ही निकला तो मोहन बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, मैं ही तो मुखिया हूँ ना, और अब सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। जी की आंखों में तभी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो मोहन बोला, वो क्या है ना माँ, राधा की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी न हो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी न है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। मोहन की बात सुनकर जैसे निर्मला जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि मोहन बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाजा बंद कर दो। आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। निर्मला जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए रूम में ले आई। रूम से बाहर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी और वो पुराना टेबल रखा हुआ था, जिसे निर्मला जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति संजय जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि अब ये टेबल निर्मला जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गए। अभी 2 महीने पहले तक सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से सही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन संजय जी ने अपने पितृक गांव जाने की जिद की तो निर्मला जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का 7वां महीना चल रहा है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं।
है। पर मोहन और राधा के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी देवर देवरानी सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटे में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वैसे ही रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी वही पैतृक गांव में हुआ। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद मोहन और राधा तो वापस आ गए, लेकिन निर्मला जी को उनकी जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया था, यह कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना ना। आज 1.25 महीने बाद वो गांव से लौटी थी। वो अकेले, वहां तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ मोहन स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत जरूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा था। और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी निर्मला जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो बेटा बहू बाहर राधा के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। निर्मला जी को इतनी देर हो गई घर से बाहर आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा कि बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी से ट्रे सजा कर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई निर्मला जी वापस उस कमरे में आ गई तो बेटा तो 2 घंटे तक उसे कमरे में बैठी रही, लेकिन न कोई चाय, न कोई नाश्ता खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि राधा जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही अब घर में मौजूद थी। उन्हीं की आवाज बाहर से आ रही थी। अब निर्मला जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वे जूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में राधा रसोई में आई। क्या ढूंढ रही है माँ जी? देखिए खाना तो बचा नहीं और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था, तो आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर राधा रसोई के बाहर आ गई। निर्मला जी की हिम्मत नहीं थी कि खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर तो उनके पति थे, ऊपर से ट्रेन का सफर थका देने वाला था। हिम्मत होती भी कहाँ से। वो अपने लिए 1 गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद बैठी आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहां से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिससे उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भर निर्मला जी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक वो करवटें बदलती रही। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आई। इस कारण से सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंसकर बोलकर चाय नाश्ता कर रहे थे। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रहे थे। निर्मला जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में मोहन बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लेकर आता हूँ। आपकी बात सुनकर निर्मला जी वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मोहन चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और निर्मला जी को देख कर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में ही रहो। निर्मला जी हैरानी से मोहन की तरफ देखने लगा। उनके प्रश्नों को भांपते हुए मोहन बोला, देखो माँ मुझे पता है कि आपको पापा के जाने के बाद बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं दुखी चेहरा लेकर बार बार राधा के सामने आएंगी तो होने वाला बच्चा पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते मोहन एकदम से रुक गया और वापस घर चला गया। निर्मला जी
मोहन की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उनकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी माँ, पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहते। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया तो ये मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। निर्मला जी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बना। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो इतनी जोर से रो रही थी पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफी देर तक रो लेने के बाद खुद ही थक हार कर चुप हो गई। अपने पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफी देर तक मौन रहने के बाद निर्मला जी एक निर्णय पर पहुंची। रात को जब मोहन ऑफिस से वापस लौट आया उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय निर्मला जी भी उस कमरे में आ गई और वहां सोफे पर आकर बैठ गई। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए, जबकि मोहन ने घूर कर निर्मला जी को देखा, जैसे कह रहा हो कि सुबह समझाया था न, फिर यहाँ क्यों आ गई। लेकिन निर्मला जी चुपचाप मोहन की तरफ देख रही थी। आखिर मोहन को बोलना ही पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो बाहर। कहा था ना कि आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। निर्मला जी मुस्कुरा कर कहा, हाँ याद है तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे के लिए ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर के कहीं और चला जा। निर्मला जी की बातें सुनकर मोहन भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगा, अब घर का मुखिया हूँ मैं और आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया जी आपको बता दूं कि यह मेरे नाम पर है तो किस खुशी में आपके घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए। तभी राधा बोली, माँ जी आपको बता दे कि अब मेरे घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं, आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसा कमाना। अब तो निर्मला जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा उसकी चिंता तू मत कर, वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्चा दिया था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी और तब से मैं यहाँ आई हूँ। तब से मैंने तुम्हारे घर का खाना तो कुछ नहीं खाया ही नहीं, इसलिए मुझे आटे दाल के धौंस मत दे। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूंगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। निर्मला जी का साफ रुख देखते हुए अब तो राधा की मम्मी बोली, अरे समधन जी आप तो बच्चों की बात को दिल पर ले रही हो, बच्चे ही तो है, माफ कर दो, माफ कीजिए समधन जी, ये बच्चे नहीं है, बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोलती जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। आप भी तो कल से ही घर में है ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। राधा की माँ ने बहुत समझाने का प्रयास किया। सबके समझाने के बाद भी निर्मला जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफी देर बाद फिर से निर्णय निकला कि राधा को उसकी मम्मी मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएगी। उस दौरान मोहन यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर घर का बंदोबस्त नहीं कर पाता तो घर का किराया देकर ही इस घर में रह सकेगा।